Hello, dear learners. My name is Rakhi, and I welcome you all on Guidely. Well, this session is specifically for those who are going for UBI LBO, जो कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का एग्जाम है और वो है लोकल बैंक ऑफिसर के लिए। वेल अगर बात करें तो ये भी बाकी के जो बैंक एग्जाम्स है वैसा ही एग्जाम है, बट यहाँ पर छोटा सा क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आपका जो प्रोबेशन पीरियड है वो तय करता है आपकी परफॉर्मेंस को, और अगर आप उस परफॉर्मेंस में सेटिस्फैक्ट्री पाए जाते हैं तो आपको वहां पर अपॉइंट कर लिया जाता है एज परमानेंट बैंकर। वेल, इस एग्जाम का जो डिस्क्रिप्टिव है उसके बारे में फिलहाल इस टाइम पे मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाहती हूँ। देखो, अब वो टाइम है जब आपका एग्जाम बिल्कुल सर पर है, तो अभी मैं आपको बहुत सारे मोटिवेशनल चीज़ें बताऊँ तो ऑब्वियसली आप अच्छे खासे मोटिवेटेड हो। जब एग्ज़ाम में इतना कम टाइम होता है तो हमें सिर्फ़ ये चीज़ सोचती है कि कुछ ऐसी चीज़ें पता चल जाए जो एग्ज़ाम में जाते ही काम आ जाए, है ना? तो अभी जो हाल ही में आईबीपीएस पीओ का पेपर हुआ, वहाँ से जो मेरे पास फीडबैक आया, स्टूडेंट्स ने कहा कि मैम ऐसे ना उस समय पे क्लिक नहीं हो रहा था कि शुरू कैसे करना है, किन-किन पॉइंट्स को बनाना है। तो आज के इस सेशन में 10 इम्पोर्टेंट एसेज हैं जो इस वक्त सबसे ज्यादा मुझे लगता है डिमांड डिमांड में है, बिकॉज इन टॉपिक्स पर बार बार न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स बनते हैं। आपके एग्जाम में कुछ भी नया तो आता नहीं है। हर बैंक एग्जाम में वो चीजें आती हैं जो बैंकिंग से रिलेटेड हैं। अब बैंक क्योंकि कंट्री से डायरेक्टली रिलेटेड होता है, तो कंट्री से रिलेटेड चीजें भी उतनी ही इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। फिर चाहे सोशल इश्यूज हो, चाहे वो इकोनॉमिकल इश्यूज हो, चाहे वो एनवायरमेंटल हो, या चाहे वो हो आपके प्योरली बैंकिंग रिलेटेड। तो ये सब की सब चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फिलहाल इस सेशन में मैं आपको 10 एसेज दिखा रही हूँ, जिसमें से 5 एसेज मैं आपको प्रॉपर्ली पढ़ के सुना रही हूँ। आप उनको ध्यान से सुन लीजिए, देख लीजिए। बाकी के 5 के आप लेंगे स्क्रीनशॉट और आप उनको आराम से एक बार खाली टाइम में जरूर अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है? ये 5 एसेज के पॉइंट्स को कैसे पॉइंट्स बनाते हैं, कैसे अपना आर्ग्यूमेंट रखते हैं, कैसे उस आर्ग्यूमेंट के लिए एविडेंस प्रोवाइड करते हैं, ये सब चीजें आप इस सेशन से जरूर सीख के जाइए। बिकॉज इस समय पे आप जो चीजें देख रहे हो आपको ऑलरेडी आती हैं, बट फिर भी लास्ट मोमेंट पे अगर ये रिविजन हो जाएगा तो आपके लिए बहुत बेहतर है। वेल, ऑल द बेस्ट, क्योंकि मुझे पता है जिनकी तैयारी अच्छी होती है उनका पेपर भी अच्छा ही जाता है। वेल, ये छोटी सी हेल्प है एंड आई रियली विश कि आप यहाँ से चीजें सीखेंगे। 5 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स: सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया, climate change and its impact on Indian agriculture, the gig economy and its impact on the workforce, importance of cybersecurity in India, women's empowerment in India, achievement and challenges, another 5, financial inclusion in India, role of artificial intelligence in banking, cryptocurrencies pros and cons, central bank digital currency CBDC by RBI opportunities and challenges, impact of non-performing assets NPAs on the Indian banking सेक्टर। अगर यहाँ पर आप बात करें तो जो शुरू के 5 है, जिसमें से कुछ इसी साल आए हैं, ये मैं आपको बिल्कुल बना के अच्छे से पढ़ के दिखा रही हूँ। सभी इंपॉर्टेंट चीजों को एक बार प्लीज ध्यान से देखिएगा। जहां लगे कि नोट करना है वहां पर नोट भी कर लीजिएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जरूरी क्यों है, क्यों ये बार बार आपके सामने आ रहा है? जब मैं आपको आईबीपीएस पीओ के लिए पढ़ा रही थी, मैंने आपको तब भी बोला था, तब भी इसके एसेज मैंने फ्री और पेड दोनों सेशंस में दिखाए हैं। आज भी ये क्यों इंपॉर्टेंट है? और ये तो इवन लाइक हाल ही में आया हुआ टॉपिक है, बिकॉज ये क्या है, ये फ्यूचर है। जिस तरीके से हम नेचुरल सोर्सेज को खत्म करते जा रहे हैं, हम रोज रिसोर्सेज हो गए या फिर जितनी भी चीजें हमें नेचुरली मिली हैं, हम इनको खत्म करते जा रहे हैं। और कुछ समय के बाद में हमारे पास में इतनी चीजें आर्टिफिशियल हो जाएंगी कि हमें खुद नहीं समझ में आएगा। ठीक है, आई नो वी हैव टू बी पॉजिटिव, बट स्टिल मैं आपको बता रही हूँ। तो इस समय पे ना ये बहुत जरूरी है कि हम ऐसे डेवलपमेंट्स के बारे में सोचें जो हमारी कंट्री प्लस अर्थ ग्लोबली भी चीजों को बेनिफिट दे। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको चलिए पढ़ते हैं। सॉरी। Sustainable development involves meeting the needs of the present without compromising future generations' ability to meet their own needs. हमें इतनी सारी प्राकृतिक चीजें मिली हैं, जो आने वाली जनरेशन होगी, क्या उसे ये सब मिल पाएगा? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अभी समय की नीड है। In India, the concept is vital. Given the nation's rapidly growing population and industrial activities that are putting significant pressure on natural resources. To ensure long-term sustainability, India has prioritized renewable energy, which plays a key role in reducing greenhouse gas emissions and promote economic growth. लास्ट में जब आप आते हो, आपने नोटिस किया होगा, हमने लास्ट में 2 चीजों को मेन इंपॉर्टेंट पे रखा है। वन वाज
द ग्रीन हाउस गैस एमिशन एंड सेकेंड वन वाज द प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। जो भी आप अपने इंट्रोडक्शन में लास्ट में लिखते हो उसी से रिलेटेड आपको चीजें आगे रखनी होती हैं। आपने जो भी एविडेंस यहाँ रखा है उसको प्रूव करने के लिए सॉरी, आपको क्या चाहिए होगा, आपको चाहिए होंगे आपके जो आर्ग्यूमेंट यहाँ रखा है उसको प्रूव करने के लिए आपको चाहिए एविडेंस जो उसको सपोर्ट कर सके। चलिए, इंडिया हैज सेट ambitious targets to boost its renewable energy capacity. The government's goal to achieve 500 gigawatts GW of non-fossil fuels based energy by 2030 reflects this commitment. एक बहुत बड़ा commitment हम लेते हैं. India is already a global leader in solar energy production with initiatives such as the National Solar Mission significantly increasing solar power capacity. ये यहाँ पर आपकी नॉलेज को शो करता है कि ओके इस चीज के बारे में आपको काफी आइडिया है। आगे बढ़ते हैं। इन एडिशन विद विंड एनर्जी हैज बिकम अनदर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रिन्यूएबल पावर with large wind farms in states like Tamil Nadu and Gujarat, contribution to the nation's renewable energy capacity. Beautifully, we are putting the evidence. However, अब बात करते हैं second point की. The path to sustainable energy is not without challenges. While renewable energy offers great potential, the upfront costs of infrastructure and technology remain high. फायदे हैं तो नुकसान भी है। इसको बनाने में, इसको लगाने में जो खर्चा होगा वो कैसे बेयर किया जाएगा। Additionally, अब उसको बेयर करना is a like challenge. Additionally, the intermittent nature of solar and wind energy possess challenges in balancing the energy grid, requiring advancements in energy storage and grid management technologies. अब हमने यहाँ पे दिखाया है कि इससे प्रॉब्लम्स क्या-क्या आ सकती हैं। आगे बढ़ते हैं। इन challenges के बावजूद भी India has taken steps to address these issues, including offering subsidies for renewable energy projects, promoting green energy corridors, and investing in better storage solutions. These measures are helping India move closer to its goal of a sustainable energy future. Conclude करते हैं इन सारी बातों को। हमने इकोनॉमी पे क्या प्रभाव पड़ा ये भी बता दिया, क्या करना चाहिए ये भी बता दिया, उसे करने में जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसको हमने इकोनॉमी से रिलेट भी कर दिया। लेट्स कंक्लूड इट नाउ। इन कंक्लूजन, renewable energy is crucial for India's sustainable development as it helps meet growing energy demands while minimizing environmental impact. With continued investment in clean energy, India has the potential to become a global leader in sustainable development. So this is how your essay should look like. वर्ड लिमिट के अंदर रहना बहुत जरूरी है और साथ में ये भी जरूरी है कि हम जो डिमांड है उसको पूरा करें। क्लाइमेट चेंज और इसका इंडियन एग्रीकल्चर पर क्या इम्पैक्ट है? क्लाइमेट चेंज इज इंक्रीजिंगली इम्पैक्टिंग एग्रीकल्चर, which is the backbone of India's economy, providing livelihood to over 50% of the population. The changing climate patterns, including irregular rainfall, higher temperatures, and extreme weather events such as drought and floods, are putting a strain on crop production and food security in India. India's agriculture systems are highly dependent on the monsoon, and any shifts in rainfall patterns have a direct impact on crop productivity. एक पॉइंट यहाँ पर आपने रखा कि बारिश का सही से ना होना सीधे हमारी प्रोडक्टिविटी पर, क्रॉप प्रोडक्टिविटी पर फर्क डालता है। अब यहाँ पे कुछ इसको एविडेंस देते हैं। According to studies, climate change is expected to cause an increase in the frequency of droughts, floods, and the other extreme weather events, which can disrupt sowing, growth, and harvesting cycles. इसकी वजह से सब कुछ लाइक बीज का बोना, उसका होना, उसे काटना, सब चीजों में क्या आ जाता है, फर्क आ जाता है। Crops such as wheat, rice, maize, which are staple foods, are especially vulnerable to temperature rise and irregular water supply. For instance, delayed monsoon or inconsistent rainfall can lead to crop failure, affecting both farmer incomes and also national food supply. तो कैसे बारिश के प्रॉब्लम की वजह से हम इतनी सारी प्रॉब्लम्स को देखते हैं। द इंक्रीज इन टेम्परेचर, क्योंकि आप ग्लोबल वार्मिंग की बात करो, सब कुछ आपको उसी के ही इर्द गिर्द रखना है। ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग is also altering the growing season of crops. Studies suggest that rising temperatures could reduce the productivity of major crops like rice and wheat, as these crops are sensitive to temperature fluctuations. Additionally, the intensity of pest attacks is increasing with the rise in temperature. गर्मी बढ़ती है तो जो pests होते हैं, कीड़े होते हैं, कीट होते हैं, ये भी बढ़ते हैं, which further reduces yields and requires farmer to use more pesticides
एंड इंक्रीजिंग कॉस्ट्स। इसको कम करने के लिए इम्पैक्ट को कम करने के लिए इंडिया हैज अडॉप्टेड सेवरल स्ट्रेटजीज including promoting resilient farming practices, improving water management, and introducing drought resistant crop varieties. Government की initiatives जैसे कि National Mission on Sustainable Agriculture aim to address these issues by promoting efficient use of resources and sustainable agriculture practices. यहाँ पर हमने बताया कि इनको कम करने के लिए क्या किया जा सकता है। इस सबको कंक्लूड करते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या है, इन प्रॉब्लम के लिए हम क्या कर रहे हैं। इन कंक्लूजन, climate change poses a significant challenge to Indian agriculture, affecting crop yields, food security, farmer livelihoods. To tackle these challenges, a comprehensive approach focusing on sustainable farming pest practices, improved water conservation, and research into climate resistant crops is crucial for ensuring the future of agriculture in India. Conclusion जब देते हो ना, तो ऊपर की सारी बातों की समरी होती है, कोई भी नई चीज ऐड नहीं करते हैं, ठीक है? थोड़ा सा बस रीफ्रेज करते हैं। काफी परेशान किया आईबीपीएस पीओ में इस ऐसे ने, देख लेते हैं। द गिग इकोनॉमी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द वर्कफोर्स। थोड़ा सा डिफरेंट है बिकॉज ऑब्वियसली एज इट इज तो आएगा भी नहीं। सॉरी। The gig economy refers to a labor market characterized by short-term, flexible jobs, often facilitated through digital platforms, kind of freelancing. In this system, workers take on gigs, which are typically freelance or contract-based assignments, rather than traditional full-time payment or employment. With the rise of platforms like Uber, Airbnb, and freelance job boards, the gig economy has transformed the nature of work across the globe, especially in India. The gig economy offers workers flexibility and ability to work as independent contractors. This flexibility allows individuals to choose their working hours, and it is particularly attractive for people looking for part time work or those seeking additional income alongside their primary jobs. However, while the gig economy offers significant benefits in terms of autonomy and work life balance, it also comes with challenges. जैसे कि अभी तक हमने बहुत अच्छा बताया. Let's talk about some problems as well. Workers often face uncertain incomes, lack of job security, and insufficient social benefits like health insurance, retirement plans, and paid leave. The absence of these benefits make gig workers vulnerable, especially in times of crisis such as COVID-19 pandemic. Moreover, the gig economy tends to blur the lines between employer and employee. As workers are classified as independent contractors, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है देखो, जब आप फ्रीलांसिंग काम कर रहे हो तो आपको फायदा होता है कि आप अपनी मर्जी से काम कर रहे हो, बट इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि जो लेबर लॉज बने हुए हैं ना, उसके हिसाब से आपको फायदा नहीं मिलेगा। तो उससे क्या होगा, दे लूज आउट ऑन protections provided by traditional labor laws. This has led to debates around the need for better regulatory frameworks to protect gig workers, ensuring fair wages, access to social security and workplace safety. तो ये जो लॉस हो रहा है ना, ये जो लॉस है, ये चैलेंज है। फायदा क्या है, बहुत सारी फ्रीडम है, बहुत सारी लाइक एक एक वो सेंस है कि ठीक है मैं अपने हिसाब से काम करता हूँ। On the positive side, the gig economy has opened new opportunities for individuals who may not have access to traditional jobs due to geographical or economic barriers. दूर है या अर्थव्यवस्था नहीं है वहां आने की. It has created a diverse range of jobs in sectors like transportation, delivery, content creation, and more, driving economic growth. The gig economy has especially flourished in urban areas where technological access is more widespread. Conclude करते हैं, in conclusion, while the gig economy provides opportunities for flexibility and growth, it also presents significant challenges related to job security, benefits, and regulation. To ensure the long-term sustainability of the gig economy, it is essential for policymakers to create regulations that protect workers' rights while promoting innovation and economic growth. तो काम चले अच्छी बात है, लेकिन जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन्हें कुछ रूल्स बनाने चाहिए जिससे दोनों के बीच का जो बैलेंस है और जो ये चैलेंजेस है ये कम हो. इंपॉर्टेंस ऑफ साइबर सिक्योरिटी इन इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आजकल के डिजिटल एज में साइबर सिक्योरिटी एक बहुत ही क्रिटिकल इश्यू है. आए दिन आप देखते रहते हैं कुछ ना कुछ फ्रॉड्स,
कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते रहते हैं। एज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग डिजिटल इकोनॉमीज, इंडिया फेसेस सिग्निफिकेंट रिस्क्स। हैकिंग हो गया, डेटा ब्रीच हो गया, फाइनेंशियल फ्रॉड हो गया, साइबर अटैक्स हो गए, ये सब प्रॉब्लम्स को अर्जेंटली देखना बहुत जरूरी है। हाउ? लेट्स एलैबोरेट मोर। India has witnessed a surge in cybercrime, driven by the rapid growth of internet users, online services, and digital payment systems. According to report, cybercrimes incidents have escalated, with sectors like banking, e-commerce, and government systems being particularly vulnerable. Cybersecurity plays a crucial role in protecting sensitive data, including personal, financial, and corporate information, from unauthorized access and malicious attacks. डेटा लीक हो रहा है, डेटा ब्रीच हो रहा है, किसी को भी कुछ भी कॉल्स आ रहे हैं, किसी के भी नंबर कहीं भी शेयर हो रहे हैं, फ्रॉड कॉल्स आ रहे हैं, डिडक्ट हो रहे हैं पैसे. दिस इज स्पेशली इंपॉर्टेंट as India increasingly adopts digital solutions like e-wallets, mobile banking, and e-governance platforms. और बताते हैं इसके बारे में. The Indian government has recognized the importance of cybersecurity and has taken steps to strengthen its defense mechanism. क्या किया इसके लिए, ये पढ़ते हैं. आगे कह रहे हैं कि initiatives like National Cyber Security Policy 2013 and the creation of the National Critical Information Infrastructure Protection Center NCIIPC aim to build a secure cyber ecosystem. तो हमने क्या किया, इसका हमने यहाँ पे एविडेंस दिया, हम कर रहे हैं. बट इन एफर्ट्स के बाद भी ये चैलेंज अभी भी चैलेंज है. शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स, outdated infrastructure in some sectors, as a lack of awareness among individuals about safe online practices continue to hinder the country's cybersecurity effort. इतने प्रॉब्लम्स की वजह से जो एफर्ट्स हैं वो बेकार जा रहे हैं. To address these issues, it is essential for India to invest in training programs, public awareness campaigns, and the development of cybersecurity workers. Conclusion में, when we conclude, we can say that cybersecurity is a critical concern for India as it continues its digital transformation. Protecting digital assets and maintaining trust in the online space will require sustained efforts from the government, businesses, and individuals. Enhanced collaboration and investment in cybersecurity infrastructure are essential for safeguarding the nation's digital future. मैं आपको एक ही टोन में इसलिए बता रही हूँ ताकि आप इसी को याद रखें. बहुत सारे डिफरेंट फ्रेजेस इन एसेज में यूज नहीं कर रहे हैं. बस आप इसी तरीके को याद कर लो ताकि एग्जाम में जाके एकदम से ब्लैंक फील ना हो. वुमेन एम्पावरमेंट को भी करके जाते हैं क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है. तो कभी भी आ जाता है तो इसको हमेशा हमें करना पड़ता है ना. चलो, तो women empowerment in India has made significant strides over the past few decades, yet many challenges remain. अच्छा किया है बट प्रॉब्लम्स अभी भी है. Empowerment refers to increasing the social, economic, political and legal strength of women. इन सब चीजों से empower होते हैं, खाली एक चीज से नहीं होते. Enabling them to achieve their full potential and participate equally in society. कुछ points लेते हैं. One of the major achievements of women empowerment in India has been increased access to education. सबसे पहला, the literacy rate for women has steadily increased the more women are attending schools and university. Additionally, women have made remarkable progress in the workforce, especially in sectors like education, healthcare, and IT, where many women hold leadership positions. Programs like Beti Bachao, Beti Padhao, and schemes like Pradhan Mantri Ujjwala Yojana have contributed to improving women's health and economic status. अभी जो स्टेटस जो बढ़ा है, जो इकोनॉमिक स्टेटस जो बढ़ा है, ये अभी तक हमने सारा बेनिफिट बताया. यहाँ तक हमने पूरी जो रूपरेखा बनाई है वो बेनिफिट पे बनाई है. क्योंकि हम दोनों चीजों के बारे में बात करते हैं तो हाफ से स्विच करते हैं नेगेटिव पे. डिस्पाइट दीज अचीवमेंट्स, सिग्निफिकेंट चैलेंजेस परसिस्ट, अभी भी रिमेन है. कैसे? Gender inequality continues to affect women in various areas, including employment, with women often earning less than men for the same work. Violence against women, such as domestic abuse, sexual harassment, and trafficking, remains widespread. Moreover, rural women, particularly those in underdeveloped areas, still face barriers in education, healthcare, and economic opportunities. क्या कर सकते हैं, क्या कर रहे हैं, इस मुद्दे पे आते हैं ना. The legal framework in India has taken steps to protect women's rights,
such as the Protection of Women from Domestic Violence Act, the Sexual Harassment of Women at Workplace Act. However, enforcement of these laws remain a challenge, with many women hesitant to report crimes due to societal stigma and fear of retribution कि क्या होगा अगर वो कंप्लेन करेंगे तो सबको पता चल जाएगा, बाद में इतने ताने सुनने को मिलेंगे, ये सब. In conclusion, while significant progress has been made in empowering women in India, but there is still much work to be done. Addressing deep-rooted social norms, improving legal enforcements, and ensuring equal opportunities in all sectors are crucial for achieving true empowerment. ये 5 वो एसेज हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं डियर ऑल. 5 और एसेज हैं सेशन में, बट मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने को बोलूँगी ताकि आपके पास जब भी टाइम हो, आप उन्हें ज़रूर देख लें, ठीक है? तो मैं आपके लिए एसेज को ओपन कर रही हूँ. आप उनको प्लीज़ स्क्रीनशॉट ज़रूर लें. फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडिया, टेक अ स्क्रीनशॉट. Another one, role of artificial intelligence in banking. सारे एसेज मोस्टली सेम तरीके से लिखे हुए हैं, बस इनको आप देख लो तो एग्जाम में ऐसे ही लिख के आना. क्रिप्टो करेंसीज प्रोज एंड कॉन्स. Central Bank Digital Currency CBDC by RBI, opportunities and challenges. And the last one, impact of non-performing assets NPAs on the Indian banking sector. सो दे आर द 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेज. अभी इस टाइम पे यही थोड़ा सा रिविजन मैं आपको करा सकती थी. सो दिस वाज योर इंटेंशन कि आपका थोड़ा सा रिविजन हो जाए. वेल, ऑल द बेस्ट. आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल दैट टाइम, like keep performing well and keep practicing. Take care and all the best, everyone. Bye bye.